ये बताएं कि आप आर्ट फील्ड में जाएंगी, ये आपको कब रियलाइज हुआ? एक्चुअली मुझे लगता है बचपन से ही वो, अगर आपको एक स्कूल में बताया जाएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, उसमें वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। आपके पेरेंट्स का कोई ख्वाहिश या कोई सपना था कि मेरी बेटी ये करेगी? ख्वाहिश की भी बात नहीं होती है, मुझे लगता है हर कश्मीरी पेरेंट का यही होता है कि डॉक्टर बने। कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेडिकल नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। कितना फर्क पड़ेगा आपके उस काम में? फ़र्क तो पहले से ही पड़ा हुआ है। एमेच्योर को इससे क्या पड़ी है? मैंने बोला ना, उनका सिर्फ ये होता है रील बनाना है। आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है QNS टीवी में। मैं हूँ आंचल मिस्कीन और आप हर बार की तरह, हर वीक की तरह इस बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं डॉटर्स ऑफ कश्मीर, जहां हमारी कोशिश रहती है कि हम कश्मीर की बेटियों को आप सभी के सामने लाएं। और जैसा कि सब जानते ही हैं, क्यों डॉटर्स ऑफ कश्मीर पे हमारा फोकस ज़्यादा रहा या अभी हम कर रहे हैं, इसका एक रीज़न ये है कि एक लड़की की स्ट्रगल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जितना अपना प्रोफेशन संभालती है, जितनी उसमें स्ट्रगल रहती है, उतनी ही स्ट्रगल उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली में भी रहती है। शादी से पहले माँ बाप, फैमिली, पेरेंट्स, शादी के बाद आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इफ़ यू हैव। तो कहीं ना कहीं एक औरत की जद्दोजहद ज़्यादा होती है, ज़्यादा बड़ी होती है और मुश्किल होती है। तो इसी वजह से हमारी कोशिश रहती है कि हम इनके बावजूद जिन लड़कियों ने एक्सेल किया है और अपनी स्टोरीज़ से सबको इंस्पायर कर रही हैं, हम उन्हें आप सभी के सामने लाएं और आपको भी दिखाएं कि कश्मीर की जो बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं हैं। इसी कोशिश में आज हम फिर एक कश्मीर की बेटी को लेकर हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए हैं, जिनका नाम है महक। आपको महक के बारे में थोड़ा बताएं। आपको ये नाम अगर थोड़ा सा आप सुने तो जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हमने इससे पहले हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया था अफीफ़ा को। अफीफ़ा जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर थी, उन्होंने कहा था कि वो काम करती हैं, अपना काम उन्होंने सेटअप किया है, उनके साथ कुछ उनके कॉलीग्स हैं एंड शी इज़ वन ऑफ देयर कोलीग, और ये उनके साथ काम करती हैं, ये खुद प्रोफेशनल हैं, इनकी अपनी एक जर्नी है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इन्हें भी बुलाया जाए और इनसे इनकी हिस्से की स्टोरी सुनी जाए। तो चलिए दोस्तों, यही करने के लिए हम सबसे पहले महक का वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में। चलिए महक, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। तो महक, जैसे कि थोड़ा सा आपके बारे में मैंने एक आइडिया दिया है, आप ये बताएं कि आप आर्ट फील्ड में जाएंगी, ये आपको कब रियलाइज हुआ? एक्चुअली मुझे लगता है बचपन से ही एक होता है ना, किसी बच्चे को किसी चीज़ की तरफ होता है। तो मुझे छोटी छोटी यादें हैं, धुंधली सी एक याद है कि जब हम पुरानी बुक्स होती थी नर्सरी LKG क्लास की, तो पेंसिल कलर्स होते थे, तो उनसे ना मैं हर जो पुरानी बुक में कुछ कलर्स कर रही होती थी। तो उसके बाद हम लोग ये फ्रेंड्स बैठते थे स्कूल में, तो हम लोग बड़ा वो फ्री टाइम में वो बार्बी डॉल्स बनाते थे एंड वो हम लोग अपना ही एक वो गेम खेल रहे होते थे कि ज्वेलरी शॉप की ऐड करनी है, उसमें हम कुछ बनाते थे। वैसा स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक मैं पढ़ती थी खानम स्कूल में। तो उसके बाद मैंने 5th क्लास में ज्वाइन किया DPS बडगाम। तो वहाँ से अगर मैं आर्ट की जर्नी बताऊँ तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। आई नो मे बी शायद बचपन में वो हॉबी टाइप वगैरह था, लेकिन जो जर्नी एज अ जर्नी जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे एप्टीट्यूड है इस फील्ड में, तो वो हुआ DPS में। DPS में मैं जब गई, वहाँ पे एक चीज़ है, CBSE स्कूल है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो वो चीज़ क्या होती है, उससे क्या होता है कि आप को बहुत सारे फील्ड्स में आप एक्सेल कर लेते हो। आपको शायद पता भी नहीं होता है कि आप में ये टैलेंट है या आप में ये एप्टीट्यूड है। वो अगर आपको एक स्कूल में बताया जाएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है, उसमें वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो वहाँ पे आर्ट क्लासेस जो होती थी, उसमें भी हमें प्रोफेशनल टीचर्स ही होते थे। तो वो चीज़ एक चीज़ रहा है जिसकी वजह से जो मेरे अंदर जो ये एप्टीट्यूड था वो निकल गया, वो दिखाई दिया, मुझे खुद को लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर वहाँ पे एक टीचर थे मेरे जो आए, उनका नाम था आशिक हुसैन सर। तो उनने, मैं मतलब सब वो जब जैसे 6th क्लास में वो आया, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो उनने क्या देखा, उनने देखा कि उनने बोला आप बना दो जितने भी आप बुक में, कोई पहला दिन था उनका, तो स्केचिंग कर लो। तो मैंने एक बुक से एक स्टोरी बुक थी, उसमें से ले लिया, तो मैं स्केचिंग कर रही थी। तब उनने फिर देखा, उनने बोला कि आपको तो आता है थोड़ा बहुत। तो मुझे नहीं पता था मुझे आता है, मेरे को लगा ठीक है आता है शायद।
तो फिर क्या हुआ, उनने फिर ध्यान देना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया, वहाँ पे क्राफ्ट भी होता था तो मुझे क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैं उनके साथ बैठी, उनके साथ मैं लंच पीरियड में भी बैठती थी, सुबह भी बैठती थी, मुझे जो भी फ्री टाइम मिलता था मैं जाती थी। तो उनने क्या किया, उनने मुझे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स सिखाए कि सिर्फ स्केचिंग नहीं है, फिर कलर्स में काम करवाया, फिर कैनवस पे काम करवाया। फिर 7th क्लास में मैंने डिसाइड किया नहीं यही फील्ड में जाना है। एंड उनने 7th क्लास में मुझे लगा नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है। और मम्मा बोलती थी क्या, कोई पूछता था क्या बनना है, मैं बोलती थी आर्टिस्ट बनना है। क्योंकि फिर जितने भी कंपटीशन स्कूल के थ्रू हुए, इंटर स्कूल हुए, इंटर क्लास हुए, इंटर हाउस हुए, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो वो एक एनकरेजमेंट मिला, वो एप्रिसिएशन जब मिलता है ना आपको ऑटोमेटिकली लगता है नहीं ये फील्ड मेरे लिए बेटर है। तो मुझे वो जितना जितना एप्रिसिएशन मिल रहा था उतना उतना मज़ा आ रहा था करने में, उतना उतना इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था और उतना उतना मैं नया मीडियम में यूज़ कर रही थी, काम कर रही थी। तो आशिक सर की वजह से फिर उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स से बात की, बोला ठीक है अगर ये बोलती है करने दो, इसको करने दो फिलहाल। लेकिन तब तक भी अभी मम्मा को लगता था कि अभी बोल रही है, अभी क्या, अभी तो पता नहीं है। लेकिन ये मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि स्कूल में वो तब मैं पहली आर्टिस्ट थी जो ऐसे पार्टिसिपेट वगैरह करती थी हर जगह पे, तो उस वजह से वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। मेरा मेन रीज़न आर्ट का यही है कि डीपीएस में एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे टीचर आए, उनके साथ काम किया, तो तब लगा कि इसमें एप्टीट्यूड है। आर्ट तो आपका सपना था, आपके पेरेंट्स का कोई ख्वाहिश या कोई सपना था कि मेरी बेटी ये करेगी? ख्वाहिश की भी बात नहीं होती है, मुझे लगता है हर कश्मीरी पेरेंट का यही होता है कि डॉक्टर बने। यही था हमारे, क्योंकि मेरे खानदान में सब डॉक्टर हैं। अच्छा। मतलब सब जितने भी हैं सब 11th में लेते हैं मेडिकल एंड दे हैव टू गो फॉर एंट्रेंस एंड दे हैव टू ट्राई फॉर एंट्रेंस एंड उसके बाद भी दे गो फॉर, मतलब डॉक्टर ही मेन होता है हमारा, डॉक्टर बनना है। अच्छा। लेकिन मैंने वो पहली सीढ़ी कैंसिल कर दी क्योंकि मैंने 11th में ही आर्ट्स ले लिया। अच्छा। जस्ट बिकॉज कि मुझे एंट्रेंस ना देना पड़े। मुझे 11th-12th एनी हाउ पास करना था बिकॉज आई हैड टू टेक एडमिशन इन फाइन आर्ट्स। सो मैंने वो सीढ़ी ही नहीं बनने दी। सो उस टाइम पे थोड़ा क्रिटिसिज्म का सहना पड़ा कि ये क्या है, इसने तो मतलब सीबीएसई भी उनको लगता था, मैं इकलौती हूँ जिसने सीबीएसई स्कूल में पढ़ा है। अच्छा। तो उनको वो समझ में भी नहीं आता था कि ये क्या कर रही होती, क्योंकि मेरा रिजल्ट अलग निकलता था, सिलेबस अलग था, तो उनको लगता था शायद इसको शायद आता वाता जाता कुछ है नहीं, तो तब ये बोल रही है कि मैं आर्ट्स ले लूँ 11th-12th में। एंड मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा रीज़न नहीं है। यहाँ पेरेंट्स जो ये सोचते हैं, नोशन अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली नोशन अच्छा नहीं है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेडिकल नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। आर्ट्स में बहुत स्कोप है। मैंने तो इसलिए आर्ट्स लिया क्योंकि मेरा तब एक सीन था, मैंने मम्मा को बोला मेडिकल लेना है और सीबीएसई स्कूल है तो ट्यूशन जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा एक हिसाब से जो वो एक्स्ट्रा मनी है वो बचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं एंट्रेंस नहीं देने वाली। सो प्लीज़ आप अपना मनी वेस्ट ही मत करो, मैं आर्ट में ही जाऊंगी। सो फिर 11th-12th में आई टुक आर्ट सब्जेक्ट। तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट ज्वाइन किया। तो ख्वाहिश तो उनका फिर नहीं था, उनको लगा ये नहीं मान रही है तो फिर यही हो गया। तो फिर सपोर्ट कर ही लिया। हाँ, पहले मेरी मम्मा ने क्या किया, उनने पहले उनकी एक कोलीग थी, उनकी बेटी पढ़ती थी और एक और उनका एक और कोलीग थी, उनका बेटा पढ़ता था फाइन आर्ट्स। तो उन्हें पहले कंफर्म करवाया। अच्छा। बिकॉज माई मदर वॉज अ प्रोफेसर। सो उनने क्या किया, उनने पहले कंफर्म करवाया कि ये है भी, स्कोप है भी या नहीं। फिर हम एक बार गए, हम लोग फाइन आर्ट्स कॉलेज गए, हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत उनसे बात की एडमिशन से पहले। उनने पहले ऐसे इजाज़त नहीं दी, एडमिशन से पहले वो मेरे साथ आई वहाँ देखने के लिए कि वहाँ क्या सीन है। तो फिर वहाँ पे कुछ टीचर्स थे हमारे, जो एचओडी साहब थे वहाँ पे उस टाइम पे, प्रिंसिपल मैम जो थी, तो उन्हें फिर उनको बोला कि अगर करना चाहती है करने दो, ऐसा भी नहीं है। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि हमारे स्टूडेंट इधर इधर पे है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, ये फिर अब बच्चे तक होता है कि फिर वो कैसे एक्सेल करेगा, वो तो हर फील्ड में है। तो फिर वैसे मम्मा ने बोला अब तुम्हारी मर्जी है तो देख लो, वैसा सीन हुआ। अब आप फाइन आर्ट्स कॉलेज फाइनली पहुंच गई। ये मैं अब स्टोरी की तरह आई एम इमेजिनिंग दिस। अब आप पहुंच गए, ठीक है, सारी मुश्किलें पार करके, और अब आपको एक, जैसे मैंने ये बात मोस्टली जब आर्टिस्ट यहाँ आते हैं तो आई आस्क देम, क्योंकि फाइन आर्ट्स या आर्ट की जब हम बात करते हैं तो एक नोशन होता है कि आर्ट मीन्स पेंटिंग, स्केचिंग, कलर्स, राइट, ऑयल पेंट मीडियम, तो बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब आप आर्ट्स फाइन आर्ट्स कॉलेज में जब आपने ज्वाइन किया तो आपके दिमाग में भी यही नोशन था और थोड़ी सी क्लैरिटी थी? क्या पिक्चर था जब आप पहली बारी एडमिशन लेके पहुंची? जब जो मैंने आपको पहले बोला, जो मेरे टीचर थे वो खुद इसी कॉलेज से पास आउट है, लेकिन उस ज़माने में तब समझ नहीं आता था सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये अप्लाइड क्या होता है, ये पेंटिंग क्या होता है, ये स्कल्पचर क्या होता है। लेकिन नोशन वही था, पेंटिंग, कलर्स,
स्केचिंग, ड्राइंग, ये इतना ही पता था। सर ने ऑल्दो बोला था कि अप्लाइड आर्ट है, ये है, वो है, बट ब्रीफली नहीं किया था उतना, क्योंकि वो फिर वहाँ रहे भी नहीं ज़्यादा देर, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें वो स्कूल छोड़ दिया, तो फिर मेरा रहा नहीं 10th के बाद, फिर मतलब उतना रहा नहीं कि ये फील्ड एक्सप्लोर में करती उतना। 11th-12th कर लिया, लेकिन पता था फाइन आर्ट्स में जाना है। लेकिन मेरे दिमाग में यही था, मैं लैंडस्केप्स करती थी, मैं सिर्फ लैंडस्केप्स, मेरा लैंडस्केप्स पे हाथ था, पेंटिंग में हाथ था, अप्लाइड वगैरह मुझे पता भी नहीं था होता क्या है। तो हमारा क्या होता है, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं, फाउंडेशन ईयर होता है, 4 years का होता है ये ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट ईयर जो था हमारा फाउंडेशन ईयर था, उसमें क्या था, उसमें सारे सब्जेक्ट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, सारे सब्जेक्ट्स का। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें? उसमें एक्चुअली 3 अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एक है अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। अच्छा, ठीक, तो हमें क्या होता है, हमें फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स का देते थे ब्रीफ, इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में हमें पढ़ाते हैं वो। फिर हम लोग, अगर मैं आपको पहले ब्रीफ पे ही लूँ कि आप सेकंड स्टेज पे जाएं, अगर अप्लाइड आर्ट की बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं, चलो स्कल्पचर्स का पता होगा, पेंटिंग का पता है, अप्लाइड आर्ट क्या है, इसको थोड़ा सा आप अगर ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें तो। अप्लाइड आर्ट जो है वो पूरा कमर्शियल आर्ट है, जो भी कमर्शियली, जो भी डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइनिंग पार्ट है, जो भी एडवर्टीजमेंट पार्ट है, जो भी कमर्शियली जो यूज़ होता है आर्ट, वो अप्लाइड आर्ट में आता है। अप्लाइड आर्ट बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। जितना भी आपका डिज़ाइनिंग का होता है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, फैशन, इवन फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन मटेरियल, एनी काइंड ऑफ आर्ट दैट इज़ यूज एज कमर्शियल पर्पस, दैट कम्स इन अप्लाइड आर्ट। सो ये तो कहीं स्कूल लेवल पे तो ये पता भी नहीं होता है, मे बी शायद आप पता हो, लेकिन उस टाइम पे अप्लाइड आर्ट का कोई पता ही नहीं था कि एडवर्टीजमेंट भी आर्ट में आता है, लाइक इलस्ट्रेशन पार्ट आर्ट में आता है, या फिर जो पूरा एडवर्टाइज का जो कैंपेन होता है वो भी आर्ट में आता है। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आर्ट का यही पता था कि पेंट उठाओ, ब्रश उठाओ एंड कर लो। हाँ। तो यही अप्लाइड आर्ट का फिर वहाँ आके पता चला कि इसमें एडवर्टीजमेंट है। तो फिर मुझे पता चला कि कमर्शियल आर्ट है, कमर्शियली ये होता है मेरा। लेकिन जो मेरे टीचर थे उन्होंने पहले ही थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था कि अप्लाइड आर्ट में स्कोप है, तो स्कोप की वजह से मुझे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अप्लाइड लेना है, हालांकि मेरा हाथ इसमें नहीं था। इट्स लाइक ऑनेस्ट थिंग कि मेरा हाथ पेंटिंग में था, बट मैंने कहीं ना कहीं देखा कि नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जब भी कोई फाइन आर्ट्स आता है, आई डोंट नो हु सो एवर एग्री विद मी, लेकिन सबसे पहला होता है, अरे हम आर्ट अपने लिए करते हैं, ठीक है, हम पेंटिंग अपने लिए करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स ऑन द फैक्ट कि आपको कमाना कैसे है। हाँ, ये कोई बात नहीं करता है। ये प्रॉब्लम सब स्टूडेंट्स के साथ है। दे विल टॉक कि नहीं आर्टिस्ट बनना है, हमें क्या पैसों को करना है हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे रियलाइज, तब तक बहुत लेट हो चुका है, हुआ होता है। एंड उसके बाद क्या हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, आर्ट तो कुछ दे नहीं रहा फिलहाल, अब कैसे कमा ले। इसलिए आपको ये मैं आने वाले आर्टिस्टों को भी बताऊंगी जो ये मतलब ये फील्ड लेना चाहते हैं, ये मत सोचना कि आर्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको पेट भरना है, आपकी भूख है। ये बहुत गलत नोशन है, बहुत गलत। कि वो बहुत सारे ऐसे बोलते, फिर अगर आप आर्ट को आपको दिखाना नहीं है लोगों को, हम आर्ट अपने लिए करते, फिर एग्जिबिट ही मत करो, अपने घर पे रखो। एग्जीबिशन में भी यही होता है, आप एग्जिबिट इसलिए करते हो ताकि लोग देखें एंड आपको पसंद करें एंड वो ले जाएगा। ट्रू। ये कोई नहीं बोलेगा। सब जब exhibit means showing off your work so that they can take that work, right, they can give you money for that, right, but they won't agree with this, क्योंकि उनका पहले यही होता है कि नहीं आर्ट है तो ये इसलिए है, हमें आर्ट है, हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट लोग नहीं सोचते हैं पैसा वैसा। लेकिन मुझे ऑलरेडी पता था, मेरा ये नहीं था कि मैं आर्ट को एज अ ले लूँ कि मुझे इसके साथ ही रहना है। मुझे ये था मुझे इसमें करियर बनाना है, आई हैव टू मेक मनी माई सेल्फ, कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ थ्रू आर्ट। ये नहीं कि मैं आर्ट लेके फिर पता नहीं कहाँ चली जाऊँ। इसलिए ये मैंने सुना था कि अप्लाइड आर्ट का मार्केट स्कोप है, तो इस वजह से हालांकि मेरा हाथ भी नहीं था, लेकिन ये था कि इसी में जाना है। तो फर्स्ट ईयर मेरा उसी के साथ चला गया। सेकंड ईयर में मैंने स्पेशलाइजेशन लिया अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट फिर पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप मैनुअली करते हो। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, एडवर्टीजमेंट मीडिया सब डिजिटल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तक बच्चा उस लेवल पे ना पहुंचे तो हमें जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो मैनुअली हाथ से कराते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस में कौन से कंपोजिशंस हैं, किस में कौन सा किस लेआउट में क्या बनाना होता है। जो फर्स्ट ईयर होता है वो सारा चला जाता है डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स के लेआउट बनाते। और हमें क्या बताया जाता है, जो ऑलरेडी
दुनिया में जो कंपनीज हैं उसका एडवर्टाइज अपने आइडिया में कर लो। जैसे कोई माउंटेन ड्यू कर ले, अमूल कर ले, किसी कॉफ़ी का कर दिया, किसी कलर, किसी का भी। हम लोग वो ऑलरेडी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है कंपनीज, उनका एडवर्टीजमेंट ना अपने अपने आइडियाज़ में करते हैं। तो यही हमें पहले 1 साल होता है, दूसरे साल किसी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कंपनी होगी उसका मिनी कैंपेन कराएंगे, या बोलेंगे अगर आप करना चाहते हो तो कोई अपनी कंपनी ले लो, क्रिएट करो एक ब्रांड। फिर फाइनल ईयर होता है उसमें आपको एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ता है, फुल प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर कोई भी आप ऐसा है कि ये है कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा सोशल इशू या कुछ भी, किसी का भी कैंपेन करो लेकिन जो एग्जिस्ट ना करता हो, या अगर एग्जिस्ट करता हो तो अपने तरीके से करो, अपना नाम दो, अपना लोगो बनाओ, तो एक फुली फ्लेजेड कैंपेन होता है। तो ये हमारा अप्लाइड आर्ट में आता है सारा। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर की अगर बात करें तो उसमें क्या रहता है? उसमें यही है, आप सेकेंड ईयर में सीखते हो डिफरेंट कंपोजिशंस, फॉर्मेट्स, लेआउट्स। एक हर किसी एड, जैसे मैगजीन के लिए एक लेआउट होगा, वैसा लेआउट न्यूज़पेपर ऐड के लिए नहीं होगा। जो सोशल मीडिया ऐड के लिए फॉर्मेट होगा वो आपके होर्डिंग के लिए नहीं होगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो करते करते समझ आता है कि इसमें ये एलिमेंट्स जाते हैं, इसमें आपको किस ऑडियंस को करना है टारगेट, इस वाले ऐड से आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है। कंज्यूमर साइकोलॉजी होता है, आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे, या किस एडवर्टीजमेंट से आप कैसे मैसेज पहुंचाओगे। जो आप होर्डिंग में लिखोगे वो आप मैगजीन में नहीं लिखोगे। वैसा ही सीन होता है। फिर थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में एक छोटा सा कैंपेन कराते हैं, कुछ लेआउट्स एक ही कंपनी के बनाने होते हैं, तो वो आप डिफरेंट उसी कंपनी के डिफरेंट या किसी भी सोशल इशू या कंपनी या प्रोडक्ट उठा लो, कुछ भी, तो उसका डिफरेंट लेआउट बनाना होता है। जैसे उसमें मैगजीन ऐड का भी डालना है, उसमें आपको न्यूज़पेपर ऐड भी डालना है, उसमें आपको होर्डिंग भी दिखाना है। वो आपका मिनी कैंपेन हो जाता है, छोटा सा। साइड बाय साइड आपके जो क्लासेस होते हैं, इलस्ट्रेशन क्लासेस होती हैं, आपका प्रोडक्ट, ये आपका स्केचिंग क्लासेस होती है, वो रहता है साथ बाय साथ। लेकिन फिर जो फाइनल ईयर आता है, फाइनल ईयर में आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है आपके अपने कैंपेन पे, फुली फ्लेजेड कैंपेन। यू हैव टू सबमिट द, जो भी कंसेप्ट से लेकर उसके एंड तक जितना भी फिर होता है वो आपको सबमिट करना होता है। उसमें आप या तो प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई अपना एक प्रोडक्ट ले लो, कोई भी, ये नहीं कि जो ऑलरेडी बना होगा, जो आप खुद से क्रिएट करोगे। आप सेल्फ अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। हाँ, यू हैव टू चूज सेल्फ। वहां पे आप नहीं है कि जो आपका अपना कैंपेन है। हाँ, वो अपना कैंपेन, आपके पास रिकॉर्ड भी वो रहता है कि आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे दुनिया में मटेरियल दिखो, और किसी ने वो किया भी होगा, बट आप उसको अपना नाम दो, कैंपेन को अपना नाम दो, अपना अपनी शक्ल दो, अपना लोगो बनाओ। तो एक वो फुल्ली जो कैंपेन होता है वो आपका अपना हो जाता है। तो वो हमको सबमिट करना होता है, उसी बेसिस पे फिर हमारा फाइनल ईयर मार्क्स होता है। राइट। अब जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, फिर आपका आता है वही जिस वजह से पेरेंट्स वरिड होते हैं कि आप इसका फाइनेंशियल सर्कुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए कश्मीर में, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट इज नॉट दैट ओपन और इतना वास्ट नहीं है, तो इसको लेकर जब आपने अब इसमें कदम रखा है तो कैसी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी हैं या पड़ रही हैं? मैं बोलूँगी पढ़ रही है, क्योंकि हम लोग अब एज अ अप्लाइड आर्ट बैचलर्स करके एज अ वर्क कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स। तो ग्राफिक डिजिटल आर्ट है, सब कुछ डिजिटली है आजकल। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अब हूँ मैं, बैचलर्स ख़त्म करके आई एम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ना। मैं जब बैचलर्स कर ही रही थी, साइड बाय साइड मेरा एक जॉब भी चल रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा थोड़ा डिले हो गया था, तो उस वजह से मैंने साइड बाय साइड एक जगह जॉब भी की थी। लेकिन जो यहाँ पे लोगों का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स डिजाइनिंग, दे वोंट लेट यू डू व्हाट यू नो। ओके, दे वोंट लेट यू डू दिस, एंड दिस इज द वर्स्ट फेज आई हैव सीन हियर। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने 5-6 साल दिए हैं एक डिग्री को समझने में, एक एडवर्टीजमेंट को समझने में, एक लेआउट को समझने में, उसको क्रिएट करने में, उसको क्रिएटिव बनाने में आपको इतना टाइम लगा। एंड पीपल हियर डू व्हाट दे डू, दे विल टेल यू ओके, इसमें फ़ोन नंबर भी डाल दो, इसमें सेल का ऑप्शन भी डाल दो, इसमें ये टैगलाइन भी डाल दो, इसको ये वाइट स्पेस, एंड आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल हेट वाइट स्पेसेस। ओके, दिस इज द वेरी बिग थिंग आई हैव सीन हियर। आप कोई लेआउट बनाते हो एंड वाइट स्पेस आपको दूसरी किसी एलिमेंट या किसी इलस्ट्रेशन, हाँ, वो आपको उसको हेल्प कर रहा है स्टैंड आउट करने में, दे वोंट लेट यू डू दैट। अरे ये खाली लग रहा है, डिजाइनर क्यों बैठा है, वो नहीं ये समझते हैं। मैं इतना समझा के थक जाती थी उनको, अरे ये रखने दो, ये है ऐसा, बट दे वोंट लेट यू डू दिस। एंड यहाँ पे यही हो गया है, इनको चाहिए क्वालिटी वर्क नहीं चाहिए, क्वांटिटी वर्क चाहिए। Okay. दिस इज द थिंग आई हैव सीन हियर, दे डोंट वांट अ क्वालिटी वर्क। दे विल से
अगर हम लोगो बनाते हैं, लोगो इज द ट्रेडमार्क ऑफ योर कंपनी, यू आर गोना यूज इट एवरीवेयर, एवरी डैम थिंग दैट यू आर Going to create उससे आपका लोगो जाएगा, एंड लोगो ही है जो सबसे महंगा जाता है और जो अट्रैक्ट करता है पहला। और वो इतना सिंपल एंड बेसिक होना चाहिए, इतना वो है, ऐसे क्रिएट होना चाहिए कि आपकी कंपनी का पर्सपेक्टिव भी लगे एंड वो उतना सिंपल फॉर्म में भी हो वो, क्योंकि लोगो आप बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बना सकते, उसमें पेंटिंग नहीं डाल सकते हो, एक सिंबॉलिक फॉर्म में आपको दिखाना है वो कंपनी क्या है, एंड वो एक लेमैन को भी समझ आना चाहिए। शुड बी क्रिएटिव, यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंड लोगो सबसे महंगा जाता है इन प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल एरिया है हमारा ग्राफिक, उस सब में महंगा लोगो जाता है। बट यहाँ पे पीपल दे वोंट अलाउ यू टू दैट, दे विल से हमें तो 50 रुपए में दे रहे हैं, हमें तो इस कैनवा सॉफ्टवेयर में हम खुद डेवलप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है जो बना बनाया सॉफ्टवेयर है। मैं नहीं बोलती हूँ, लॉट ऑफ पीपल नीड दैट सॉफ्टवेयर, बट इफ़ यू आर हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर, लेट हिम और हर डू हर जॉब। वो आप उसको यहीं से सजेस्ट कर रहे हो, बेटा ये तो कैनवा पे कर रहे हो, कर लो उस पर, तो दैट फील्स लाइक एन इंसल्ट। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ इलस्ट्रेशन बाय योर सेल्फ, कैनवा पे आपको सीधा मिल रहा है, तो आप क्यों उसको बोलोगे? उसके लिए तो इंसल्ट ही है ना, वो पूरी दिन रात बैठ के आपका लेआउट डिज़ाइन कर रहा है, आपको क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आप उसको बोल रहे हो कि बेटा ये तो कैनवा पे हो रहा है। दिस इज़ द वेरी बिग थिंग आई हैव सीन हेयर। उसके इवेंचुअली मेरी जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, अफीफ़ा जो आई थी मुझसे पहले, हम दोनों जॉब कर रहे थे, शी इज़ माई सीनियर, तो हम दोनों जॉब कर रहे थे एंड वी यूज्ड टू डिस्कस आवर थिंग्स कि उसकी कंपनी में क्या हो रहा है, मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, एंड बोथ वे फ्रस्ट्रेटिंग। सो दिस वॉज द थिंग दैट कनेक्ट अस, हमारा वैसा कनेक्शन वाइब एक मिल गया था, तो हम वर्क डिस्कस करते थे, यहाँ पे ये करना था तूने, एंड शी यूज टू सेंड मी हर वर्क, आई यूज टू सेंड हर, सो दैट एक अच्छे इंसान का रिव्यू मिले, एक डिज़ाइनर का रिव्यू मिले, क्योंकि हमें आसपास वैसे लोग होते थे, दे हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, सो आपको वो कैसे जज कर सकते हैं डिज़ाइन के साथ। सो वी यूज टू सेंड आवर वर्क्स ईच अदर। तो क्या होता था, देन शी लेफ्ट हर जॉब, आई लेफ्ट माई जॉब। हमने बोला इट्स बेटर टू लीव जॉब, इट्स बेटर टू स्टार्ट विद जीरो, जो हम ऑलरेडी 2-3 साल बाद करेंगे, बेहतर है अभी कर लो, बेहतर है, क्योंकि हमने मार्केट ऑलमोस्ट 1 साल देखा, उसने भी मैंने भी, एंड यहाँ पे क्वालिटी वर्क नहीं चाहिए, एंड नाउ वी आर हेयर टू गिव दोज पीपल क्वालिटी वर्क हु जस्ट एप्रिशिएट दैट। हम अब उनके लिए काम करेंगे जो अप्रिशिएट करते हैं क्वालिटी वर्क, नॉट क्वांटिटी ऑफ वर्क। क्वांटिटी तो कहीं से भी मिल जाएगा, आप नेट पे इतने टेम्पलेट्स मिलते हैं, बट आपका जो अपनी ब्रांड का, प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का वो जो एक ऑरा डिज़ाइन करता है, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही करता है आपका। वही हमारा स्टार्ट। तो आपने जब अपनी कंपनी या अपना साथ में अपना वेंचर स्टार्ट करने का सोचा, तो इसमें पहली चीज़ आती है, क्योंकि आप अभी उन्होंने मास्टर्स ख़त्म की थी, आपने ग्रेजुएशन ख़त्म की थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाती है। right. तो आपको यहाँ फाइनेंशियली कितनी मुश्किल हुई अपने इस काम को शुरू करने में? एक ज़्यादा मुश्किल आई कि हम लोगों को एक वर्क स्पेस चाहिए था, वर्क स्पेस नहीं मिल रहा था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम पेरेंट्स से भी ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सेविंग्स थी जो जॉब से हुई थी हमारी, लेकिन हम चाहते थे अभी फ़िलहाल उसी सेविंग्स में कुछ, हमें एक प्रॉपर ऑफिस नहीं खोला, अभी हमने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया है ताकि हम इकट्ठे बैठ के वहाँ काम कर सके। ऑल्दो दैट वी हैव केप्ट इट एज अ ऑफिस, हमारा ऑफिस एड्रेस रखा है हमने, बट वो एक वर्क स्पेस है। हम लोगों को वो बहुत मुश्किल आया, क्योंकि हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो कल को लोगों को भी दिखाई दे, ऑपरेट जहाँ से हो वो एक ना सिटी के अंदर हो, कहीं इधर उधर नहीं हो कि कहीं जो दिखाई ना दे एंड पे, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर फील्ड ही ऐसा, अगर आप किसी आउट ऑफ ये सिटी होगे ना, आउटस्कर्ट्स में होंगे, आप नहीं दिखा, आप पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, एंड आपके लिए भी शायद रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारा खाली डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, प्रिंट वाला पार्ट हमें करवाना पड़ता है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम अपना प्रिंटिंग सिस्टम लाए, तो हमारा वो जो प्रिंट वाला पार्ट है वो भी हमें नज़दीक ही होना चाहिए, सो दैट हमारे कस्टमर आए, जो हमें क्लाइंट्स होंगे, वी कैन गिव देम प्रिंट जितना जल्दी हो सके। तो वैसा सीन था, इसलिए फिर ढूंढते ढूंढते हमें ऑफिस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर मिल गया, जितना हम कर सकते थे एफोर्ड उसी रेंज में मिल गया, बिकॉज मैंने आपको हमने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफिस, इट्स लाइक अ वर्क स्पेस, वी डू क्राफ्ट वर्क देयर, वी डू आवर ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट देयर, वी डू आवर पेंटिंग्स देयर, इट्स लाइक अ स्टूडियो काइंड ऑफ थिंग वी हैव डन। हमने सारा जो घर में जो मटेरियल आर्ट रिलेटेड था, इवन वी डू पेंटिंग्स, वी डू वाटर कलर, कभी मूड आता है तो वाटर कलर कर लो,
कभी क्लाइंट का काम होता है तो वी सिट टुगेदर एंड वी डिस्कस। तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कितना रहते, हमने इसीलिए हमने सोचा कि पहले हम फोकस करें कि एक वर्क स्पेस हमें मिल जाए, उसके बाद हम बैठ के 1000 डिस्कशंस होते हैं, जितना फोन पे नहीं। और अदरवाइज वी यूज्ड टू टेक, खैर फेस टू फेस तो बात भी बहुत अलग हो जाती है। एब्सोल्युटली वही तो हम लोग का पहले फ्रीलांस हम करते थे, उसमें मज़ा नहीं आता था वैसे, क्योंकि हम दूर होते थे, डिस्कस करना होता था, इसीलिए हमने फिर वो मुश्किलें आई। अभी है कि अभी उतना फाइनेंशियली हम कुछ नए इक्विपमेंट्स नहीं ला सकते हैं। हम लोग पहले बोल रहे कि थोड़ा बहुत हम लोग अभी ऑनलाइन ही ऑर्डर्स ले रहे हैं लोगों के, उस वजह से उतना है नहीं कि हम लोग अभी प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स ला सके, हमारे प्रिंटिंग मशीन्स ला सके। तो हाँ, अभी तो टाइम लगेगा, अभी स्टार्ट ही वेंचर किया है तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद अच्छी ही है। अब उस वेंचर का आपने नाम क्या रखा, उसके बारे में कुछ बताएं, और वो नाम कैसे रखा, क्योंकि नाम बहुत प्यारा है उसका ना। एक्चुअली हुआ क्या, नाम में ही महीना गया क्योंकि हमारा ये है, हम ऐसे इस वेंचर को ऐसे ले रहे हैं कि ये उस लेवल पे जाए कि कल को हमें कोई कॉपीराइट क्लेम या वैसा ये नहीं हम बोल रहे कि हमने चलो अपने 3 लोगों के लिए या 2 लोगों के लिए कंपनी खोली, ओके सेटिस्फाई, हम लोग सेटिस्फाई, हमारा काम तो निकल जाएगा, एक ऑर्डर आएगा। हम उस हिसाब से सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट कंपनीज, बट एक प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे प्रोफेशनल जिन लोगों ने पढ़ा है इस बारे में वो कंपनी खोल के बैठे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सो हम लोग चाहते हैं कि ये उस लेवल पे पहुँचे, कल को जो हमारे जूनियर्स निकले पास आउट, उनको इंटर्नशिप हम दे सके, उनके लिए हेल्प हो जाए, हम लोग एक फील्ड क्रिएट कर पाए कि कल को उनको कहीं ढूंढना ना पड़े कि हम किस कंपनी में जाए। क्योंकि हमें खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि हम जिन कंपनीज में गए हमने वहाँ से कुछ नहीं सीखा, जो हमें आता था हमने उनको दिया, हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हुआ, हम उधर ही स्टैग्नेंट हो गए थे उस फेज़ में, जो लास्ट ईयर का फेज़ था हमारा। जितना हमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जितना हमें आता था, हम उधर ही पे बैठे थे, उतना करके देते थे, उतना उनका काम निकल जाता। ऑब्वियसली दोज कंपनीज नीड टू टेक देयर वर्क, उनको हमारे ग्रोथ के साथ कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसा सोच रहे कि हमारी कंपनी में कल को जो बैचलर्स करके बच्चा निकले, उसको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वहाँ, उसको मार्केट का वो जो फेज़ जो होता है जहाँ पे एक्चुअल में आप सीखते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अदरवाइज कॉलेज इज़ समथिंग एल्स, मार्केट इज़ समथिंग एल्स, तो वो हम उनको दे पाए। तो हम उस लेवल का सोच रहे हैं कि ये वैसा वेंचर बने। तो हमें इसीलिए ऐसा था कि हम लोग स्टार्टिंग से ही थोड़ा प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहे थे कि नाम भी ऐसा हो, कल को उस पर कॉपीराइट क्लेम ना निकले। तो हम लोग ने काफ़ी लैंग्वेजेस में नाम निकाले, हम लोग पहले ग्राफिक्स के डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन जितना भी हम ढूंढ रहे थे कोई ना कोई कंपनी निकल जाती थी दुनिया में, कुछ ना कुछ। फिर एक रोमन इटालियन नेम निकला, ये प्रोगेटो, इसका मतलब था प्लान और प्रोजेक्ट। सो साथ में ग्राफिक्स लगा दिया एंड ये बन गया प्लान योर ग्राफिक्स, लाइक प्लान ग्राफिक्स और प्रोजेक्ट ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग का एक प्रोजेक्ट। सो ये मोस्टली मैंने देखा है आर्किटेक्चर वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग लेकिन आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी हमने रखा है हमारा एक फेज, तो हमारा एक फुल्ली प्लान प्रोजेक्ट वाला है। एंड इसका फिर टैगलाइन भी इसी नाम के साथ निकल गया, लाइक हमने बोला चलो इसका मीनिंग प्लान है तो योर प्लान आर डिज़ाइन, सो हमारा टैगलाइन इसी के साथ निकल गया। सो फिर बहुत लाइक नाम, मुझे लगता है नाम सबसे टफ पेज था, क्योंकि नाम हमने लगभग 400-500 लिखे थे एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस में, लाइक हमने रोमन, हमने लेटिन, हमने इंग्लिश, हमने और पर्शियन, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर ये एक इटालियन नेम निकला, हम लोग फिर डिफरेंट वर्ड्स। और आर्ट का देखा जाए एक इन्फ्लुएंस भी इटालियन ही है ना। कि जो हमारे मेन आर्टिस्ट्स हैं, जिनको इवन आपके कॉलेजेस में पढ़ाया भी जाता है, दे आर मेन इटालियन आर्टिस्ट, रोमन आर्टिस्ट, इटालियन आर्टिस्ट। जो हमारे जितने भी जो आर्टिस्ट थे, जो आप बोल रहे हो रोमन इटालियन, जितने भी आर्ट मूवमेंट्स हुए हैं ब्रिटेन के, जैसे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, रोमांटिसिज्म, ये फेविज्म, सुररियलिज्म, उसमें मोस्टली यही है, जो यूरोपियन आर्टिस्ट है, इटालियन आर्टिस्ट है, उसमें डिफरेंट। तो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है आर्किटेक्चर आर्ट पे। रोमन एंड इटालियन, रोम का कल्चर एंड रोम का आर्ट जो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है आज के आर्टिस्टों को भी। आप देखोगे आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा है रोमन, तो इन्फ्लुएंस वही है। आपने सही बोला कि इटालियन है, नाम भी तो उन्हीं का सूट होना था। तो अब जैसा कि आपने शुरू किया है, तो आने वाले टाइम में जैसा कि आपने भी फील किया कि मार्केट उतना वार्म नहीं है टुवर्ड्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग, अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिर एक होता है कस्टमर की अपना मेंटालिटी, एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब आने वाले टाइम में आप अपनी कंपनी की ग्रोथ कश्मीर को नज़र में रखते हुए कितना देख रही हैं? इनफैक्ट एक्चुअली बात ये है, हम लोग ऐसा भी नहीं है यहाँ। अब एक चीज़ हुआ है कि एवरीबडी नीड्स अ ग्राफिक डिज़ाइनर,
ये है आप मैं जब मेरा पहला जॉब था, इतने मुझे फ्रेंड्स भी थे, बेचते थे जॉब का, कोई निकलता था कुछ रिक्रूटमेंट तो बेचते थे, तो सबको चाहिए, लेकिन उस बंदे को वो अपने तरीके से घुमाएंगे। लेकिन कुछ प्रोफेशनल कंपनीज भी, कुछ प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं जो बाहर से भी ऑपरेट करते हैं, कश्मीर में भी, ठीक है, जो बाहर रह के आए हैं, जिनको पता है कि क्या कैसे होता है एक्चुअल में, उस लेवल से अगर हम देखते हैं, उनको यहाँ पे फिर वो प्रोफेशनल नहीं मिलती है कंपनी, तो दे स्विच टू दिल्ली, बोलते हैं अरे दिल्ली में मिल जाएगा, एंड दिल्ली में मिलता भी है। हाँ। तो यहाँ पे जिनको चाहिए, अब ये है कि ग्रोथ हमें क्या मिलेगा, हमें जो अपने जानने वाले हैं, जिनको पता है कि हम कैसा काम करते हैं, दे आर गिविंग अस वर्क्स, एंड उनके वर्क से और वर्क्स मिलेंगे। तो अभी वैसा पर्सपेक्टिव हमारा चल रहा है कि हम लोग डायरेक्ट ऑडियंस में भी शायद हमें उतना अपने साथ कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि इनको ये है कि इनको सस्ता चाहिए, इनको क्वालिटी नहीं चाहिए। अच्छा। सो वो मसला है। सो कहीं ना कहीं हमारे पास वही आएगा जिसको क्वालिटी वर्क चाहिए, जिसको सस्ते का नहीं होगा, क्योंकि जिसको पता होगा कि अगर इसने डिग्री किया हुआ है, जो हमारा काम देखेगा कि ये कैनवा या उस सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है, ये किसी ने छपाया नहीं है, हमने खुद शेप्स क्रिएट किए, हमने खुद इलस्ट्रेशंस किए हैं, तो वैसे हम ग्रोथ देखते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रोथ इंशाल्लाह है, लेकिन ये है कि जिनको पता है ये फील्ड क्या है वो आएंगे। और इसी आपके काम में बीइंग अ प्रोफेशनल, एमेचर का जो एक इन्वॉल्वमेंट है, मैं हर बार ये सवाल पूछती हूँ कि सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली दिखते हैं विद मेजर फॉलोअर्स, मेजर लाइक्स ऑन देयर वर्क, और वहीं प्रोफेशनल बेचारा दबा हुआ होता है, जिस वजह से आपका जो दिखने वाला पोर्शन है ना, क्योंकि आर्ट या आर्टिस्ट हो, उसके लिए आजकल एक पोटेंट मीडियम है आपका सोशल मीडिया। right। तो अब वहाँ पे तो डोमिनेंस इस टाइम पे एमेचर्स की ज़्यादा है, जो खुद को कहते हैं कि भैया हमें ये करना आता है, हमें ये आता है, बट कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। वो आपके काम में, आप क्योंकि आपने अपना काम भी स्टार्ट किया है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपके उस काम में? फ़र्क तो पहले से ही पड़ा हुआ है, जब से हम इस फील्ड में आए हैं। हम तो यहाँ एक और ट्रेंड चल रहा है, हर कोई बोलता है फर्स्ट कैलीग्राफिस्ट, फर्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, फर्स्ट डिजिटल आर्टिस्ट, फर्स्ट रेजन आर्टिस्ट, फर्स्ट दिस आर्टिस्ट। आई डोंट नो उससे पहले कौन था, वो तो है ही नहीं कहीं। यहाँ पे हर कोई फर्स्ट है, एंड वो सारे इमेचर्स हैं, एंड दे राइट इन देयर बायो, उनके बायो में लिखा होता है फर्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, फर्स्ट डिजिटल आर्टिस्ट, फर्स्ट पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। एंड वो जो होता है ना फर्स्ट, हम लोग कभी ना कभी, मतलब हम उतने ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, हमें इतने फॉलोअर्स नहीं जितने उनके होते हैं, एंड लोग उनका काम लेते हैं। ये हो गया है क्योंकि उनको वो सोशल मीडिया को ही अपना वो बनाते हैं कि यही हमें काम दिलाएगा। यहाँ पे ये एक चीज़ है, सोशल मीडिया पे एक्चुअल प्रोफेशनल आर्टिस्ट को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल आर टेकिंग देयर मार्केट, पीपल आर ग्रैबिंग देयर मार्केट। जो हो रहा है, हमें क्या हो जाता है, हम लोग काम कर रहे होते हैं, मे बी बहुत सारे अपना ये भी है, आई डोंट नो हु आवर एग्री विद मी, ये बहुत थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी हो जाता है कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप चेहरा दिखाते हो, यू गेट फॉलोअर्स, लड़कियों का मोस्टली यही सीन है। तो यही बात है, आप सिर्फ आर्ट, मैक्सिमम यही होता है सोशल मीडिया का, ये सबसे एक ड्रॉबैक भी है, आपको काम नहीं देखना होता है, आपको देखना होता है उसके पीछे कौन है। ये बहुत एक चीज़ है यहाँ पे। आपको अगर किसी लड़की का पेज है ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्क, दे आर इंटरेस्टेड इन योर फेस। सो वो चीज़ है। हमारा एक चीज़ है, मैंने अपनी फ़ोटो नहीं डाली है, अफीफ़ा ने अपनी फ़ोटो नहीं डाली है, हमारे फॉलोअर्स भी नहीं है, एंड लेकिन उससे हमारे काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको क्वालिटी वर्क चाहिए उसको पता है उसको किधर जाना है, उसको ये पता है कि इसका काम कैसा है, इसका काम कैसा है। लेकिन इससे बहुत सारे आर्टिस्टों पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो हमसे सीनियर आर्टिस्ट है या हमसे जूनियर आर्टिस्ट है, जो बहुत सारे पढ़ रहे हैं इस फील्ड में, वो कहीं नहीं है। आप उनके आप देखोगे, उनके जो अलावा जो बाकी इमेचर आर्टिस्ट है, उनका इंटरव्यूज भी होता है। प्रॉब्लम ही यही है ना, क्योंकि प्रोफेशनल वाला बेचारा अपना दिन रात खपा देगा कि मेरे को मेरे क्लाइंट को काम देना है, एंड दैट शुड जस्टिफाई माय नेम एंड माय डिग्री। एमेचर को इससे क्या पड़ी है? मैंने बोला ना, उनका सिर्फ ये होता है रील बनाना है। दे हैव द ओनली वर्क टू मेक रील्स टू गेट फेमस। मैं आपको बताऊँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मेरे पेज पे ग्राफिक डिज़ाइनर वाला कोई काम ही नहीं है, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं मिलता था टू कवर दैट थिंग उतना, क्योंकि वो एक कंपनी के लिए होता था। आप दिन भर उसी के साथ बिजी हो, आप ऑफिस में बिजी हो, आप कैसे वो डाल दोगे? इसलिए ग्राफिक डिज़ाइनर का मेरे उस पर काम ही नहीं है, बट जो पेंटिंग वगैरह की है वो है। एंड
जिसको हमारा फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आप अगर वही सब करने लगे जो वो लोग करते हैं तो फिर क्या फायदा। क्योंकि फिर एक टाइम पे आके ना आपके सामने क्लाइंट्स भी आपको वो करने लगते हैं, कंपेयर की, दे कंपेयर यू एवरी टाइम आई गेट। मैंने अब ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया। आई डोंट टेक ऑर्डर्स एनीथिंग। मैं मैसेजेस ही नहीं देखती हूँ, क्योंकि पहली बात होती है आप एक पोर्ट्रेट चढ़ाओगे। मैं पेंसिल पोर्ट्रेट्स करती थी, और तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, उसके बाद वाटर कलर या वाटर कलर लैंडस्केप और एनीथिंग। तो कोई किसी ने मैसेज कर लिया, बोला ये कितने में है, उसको सिर्फ पता करना होता है क्या है, उसको लेना नहीं होता है। अब ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल हो, आपने डिग्री दी है, आपको इसी से पैसे कमाने, सीधी सी बात है। आप उसको 200 तो नहीं बोल सकते, आप बोल देते हो अपनी प्राइस, एंड दे आर लाइक अरे वो तो मुझे इतने में ही दे रहा है। मेरा सिंपल जवाब होता है, अगर आपको वो इतने में दे रहा है, आप अपने पैसे क्यों मुझ पे वेस्ट करोगे। आप ले लो उनसे, नहीं आप ही दे दो ना, आप क्यों नहीं कम करोगे। भाई मैं कम नहीं कर सकती हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको कैसे कम करके दूंगी। एंड ये है कि उनको फिर अगर प्रपोर्शंस भी ठीक नहीं होंगे, अगर कलर भी सही नहीं होगा, मटेरियल सही नहीं होगा, उनको उसके साथ कुछ भी नहीं है। पता कैसे चलेगा क्लाइंट को, क्योंकि उनकी खुद की आर्ट की नॉलेज इतनी नहीं होती है। जैसे आपने कहा ना, उनको चमक धमक चाहिए होता है अपने एक सिंपल लोगों में, जो कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। हाँ राइट। तो अब यहीं पे बहुत फर्क पड़ जाता है इस चीज़ पे। महक, अब क्योंकि हम हमारी कॉन्वर्सेशन की लास्ट लैग पे आ चुके हैं, आपने ट्रस्ट मी इस पूरे कॉन्वर्सेशन में इतनी इम्पॉर्टेंट बातें शेयर की हैं, और इतनी जिसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल टिप्स और एजुकेशनल टिप्स बच्चों के लिए शेयर किए हैं, जो अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे और वो खुद भी देख रहे होंगे और आर्ट में इंटरेस्टेड होंगे, तो दे विल टेक दैट पाथ। और आपने एक गाइडेंस की तरह डिफ्रेंशिएट करके बताया कि कैसे करना है। अब क्योंकि हम हमारी कॉन्वर्सेशन की लास्ट लैग पे आ चुके हैं, अब क्योंकि आपने अपनी खुद की ग्रेजुएशन ख़त्म की है, देन आप अब अपना वेंचर स्टार्ट किया है और आप अच्छा काम कर रही हैं, और अभी यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू हैव अ वे अहेड ऑफ योरसेल्फ। तो बट अब जैसे आपने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि कई उतार चढ़ाव देख के ना, जो आने वाले आर्टिस्ट्स होते हैं या जो फाइन आर्ट्स में कदम रखते हैं, फिर वो चाहे डिज़ाइनिंग में जाएं, अप्लाइड में जाएं, किसी में भी जाएं, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार यहाँ पे तो अब क्योंकि कोई बेवकूफ़ नहीं है, सोशल मीडिया ने सबको बहुत स्मार्ट बना दिया है। और वो भी अगर आप पैशनेट हो अपने काम को लेकर तो, या करियर को लेकर, वहाँ आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो इस होड़ को देखकर डिसहार्टेंड फील ना करें और अपने पाथ को सिंसियरली परस्यू करें? मेरा एक ही फंडा है, मैं किसी भी एमेच्योर को फॉलो नहीं करती, पता भी नहीं चलता कर क्या रहे होते हैं। हाँ फ्रेंड्स वगैरह से सुनते हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, जो भी ले रहे हैं प्रोफेशनल ही होता है। दिस इज द सिंपल थिंग यू कैन गिव एनीबडी आंसर। किसी को भी आंसर करना है, टेल हिम आई एम प्रोफेशनल। वो आपके काम में आपको खुद दिखेगा। आपको किसी को नीचा करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का कंपैरिजन ही नहीं होगा। कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद को लगेगा, आपको अपना काम करते रहना है, आपको किसी को देखना नहीं है उसके अरे उसके तो इतने फॉलोअर्स है, उसको तो इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप अपने काम पे फोकस करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो। बी स्किलफुल, डोंट बी स्टूपिड। होड़ को देख के डोंट बी स्टूपिड, अरे मैं भी रील चढ़ाऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। रील चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ऑल तो हाँ फेम हो जाएगा, लेकिन स्किल बढ़ाने से, जो अगर आपके हाथ में स्किल आ गया ना, आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपके पास लोग आएंगे। इसीलिए थिंक कोई नहीं है ये प्रोफेशनल, ये नॉन प्रोफेशनल, तो ये चलता रहेगा, ये तो नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया खत्म ही नहीं होगा। आप दिन में 1000 आर्टिस्ट देखोगे जो नॉन प्रोफेशनल होंगे और जिनको आपसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे और आपसे ज्यादा कमा रहे होंगे। बट जितना स्किलफुल आप रहोगे ना, अपने सिंसियर रहोगे अपने काम में, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से रील भी नहीं शेयर करना पड़ेगा, आपके पास सब आएंगे। इसलिए दूसरों का काम मत देखो उसलिए कि खुद को डिग्रेड स्टार्ट करो, सोचना कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है, उससे कुछ नहीं होगा। देखो अपने पास रखो माइंड में, ये क्या कर रहा है, उससे अच्छा करो, इतना ही फंड है। तो दोस्तों आपने महक की बात सुनी, इन्होंने बहुत सही बात कही कि बी स्किलफुल, डोंट बी स्टूपिड। आप अपना काम जो है उसको सीरियसली लें और उसको बड़े ही तरीके से, स्क्रैच से, एक जो स्टेप बाय स्टेप एक पायदान जैसे होता है ना, अगर आपको छत पे जाना है, आपको सीढ़ी चढ़ के जाना है, उसी तरीके से अगर आपको करियर में सक्सेस पाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्टेप्स लेने होंगे। एक भी स्टेप मिस करोगे तो कहीं ना कहीं
जो आपका सक्सेस है वो 4 दिन की चांदनी बनकर रह जाएगी, ये एक लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल की जर्नी नहीं रहेगी। तो महक की स्टोरी, महक की इंफॉर्मेशन जो है, महक बहुत काम की रही एंड आई एम श्योर आपकी जो बातें हैं ये पेरेंट्स के लिए और अपकमिंग जो फाइन आर्ट्स में जाना चाहेंगे उनके लिए एक अच्छा गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए और एक्चुअली फाइन आर्ट्स कॉलेज की दरवाजे के पीछे क्या चलता है और वो 4 साल में डिवाइडेड क्या चलता है और उन 4 सालों के बाद क्या चलता है। आपने बहुत क्लियर एक पिक्चर सामने रखी एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आल्सो। तो दोस्तों हमारी आज की इस बातचीत में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने कश्मीर की किसी और होनहार बेटी के साथ और उसकी इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ। आप बाकी खबरों के लिए तब तक बने रहिए QNS TV के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।